थॉमस कप विजेता लक्ष्य सेन ने पीएम मोदी को दी उत्तराखंड की प्रसिद्ध बाल मिठाई। पीएम मोदी ने जताया लक्ष्य सेन का आभार। सीएम ने भी की पीएम मोदी की तारीफ। चंपावत के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। स्थानीय जनता ने किया जोरदार स्वागत। सीएम बोले जनता का मिल रहा अपार समर्थन। 31 मई को जनता देगी आशीर्वाद। चंपावत उपचुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारकों का लगा जमावड़ा। कैबिनेट मंत्रियों का दावा रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे सीएम धामी। उत्तराखंड में तेज बारिश से मौसम हुआ सुहाना। कहीं बारिश से लोगों को मिली राहत तो किसी पर मौत बनकर टूटी बारिश। और केदारनाथ धाम में नहीं थम रहा यात्रियों की मौत का सिलसिला। सुरक्षा नहीं बरत रहे यात्री। स्वास्थ्य विभाग पहले ही कर चुका है एडवाइजरी जारी। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय चंपावत दौरे के दौरान बनबसा पहुंचे। बनबसा पहुंचने पर स्थानीय जनता ने जगह जगह उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बनबसा के गुदनी, कैनाल और अन्य सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में रोड शो किया। मुख्यमंत्री द्वारा जगह जगह पर जनता का अभिवादन स्वीकार किया गया। साथ ही जनता से 31 मई को होने वाले मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान भी किया गया। वहीं मीडिया से वार्ता में चंपावत से बीजेपी प्रत्याशी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज वो चंपावत में एक बार फिर जनता से आशीर्वाद मांगने आए हैं। उन्हें जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। जिस तरह से जनता स्वागत कर रही है, उन्हें पूरा भरोसा है कि आने वाली 31 मई को जनता बीजेपी को आशीर्वाद देगी। सभी का आशीर्वाद लेने के लिए, सबकी शुभकामनाएं लेने के लिए और सबसे समर्थन मांगने आया हूँ। सभी लोगों का समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है और मैं संकल्प लेकर कह सकता हूँ इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की। तो पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि बचपन से इस क्षेत्र में आते रहे हैं और इस क्षेत्र में वो नेता बनकर नहीं आए हैं, बल्कि बेटे बनकर आए हैं, भाई बनकर आए हैं, जनता का आशीर्वाद लेने आए हैं। हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। कैलाश, चंपावत में जिस तरह से ये जो जन सैलाब उमड़ रहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगवानी के लिए, क्या 3 के नतीजे पहले से ही तय हो चुके हैं क्या? विवेक, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री कल चंपावत पहुंचे थे, 2 दिवसीय उनका दौरा है। आज भी वो चंपावत में रहेंगे। कल उन्होंने कई जगह अपना दौरा किया था, कई ग्रामीण इलाकों में वो गए। वहां पर लोगों ने जमकर उनका स्वागत किया और उन्होंने साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कि वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि वो आप लोगों के भाई हैं, आप लोगों के बेटे हैं और जाहिर तौर पर सीधे घर के अंदर तक वो अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जनता उनको समझ सके। सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं प्रदेश की जनता के लिए, वो जनता समझ सके। और निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं, जिस तरीके से सादगी, मुख्यमंत्री क्योंकि सादगी के लिए जाने जाते हैं और बहुत ही सादगी से वो लोगों के पास जा रहे हैं। किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल जब देखा जाता है, लेकिन किसी को अगर मुख्यमंत्री से मिलना है उस दौरान लोगों को भी यहां पर आने दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री से लगातार वो लोग मिल भी रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक और सादगी है, दूसरी ओर लोगों से मिलजुल रहे हैं मुख्यमंत्री। और जिस तरीके से लगातार वहां पर सक्रिय हैं मुख्यमंत्री समेत तमाम बीजेपी के कद्दावर नेता, यहाँ पर संगठन से जुड़े कई कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, कई कार्यकर्ता वहां पर सक्रिय हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर लगता है कि एक और जीत की ओर अग्रसर यहां पर देखा जा रहा है। लेकिन 31 तारीख को कौन जीतता है, ये तो समय ही आने वाला वक्त बताएगा।
बिल्कुल, ये बात आपने अहम कही कि 31 तारीख को चंपावत की जनता आखिर किसे वोट देगी, और जब 3 तारीख को हम लोग चर्चा कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है उस दिन स्थिति क्लियर होगी। लेकिन एक गौर करने वाली बात ये भी है कैलाश की पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कह रहे हैं कि बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस कर रही है, बीजेपी को ओवर कॉन्फिडेंस भारी पड़ेगा, ये उनका बयान आया है, और वो भी 2 दिवसीय चंपावत दौरे पर रहेंगे। बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बीते कुछ दिनों से वो मीडिया की सुर्खियों में नहीं थे, लेकिन कल अचानक यहाँ पर मीडिया के सामने वो आते हैं राजधानी देहरादून में, और यहाँ पर वो कहते हैं कि साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार उनको सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिल रही थी कि कांग्रेस को कमतर आंक रही है बीजेपी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब समय आ चुका है कि वो भी चंपावत दौरे पर जाएं, और आज से 28 तारीख तक वो चंपावत दौरे पर रहेंगे। वहां पर जो कांग्रेस की जो प्रत्याशी है निर्मला गहतोड़ी, उनके लिए वो चुनाव प्रचार करेंगे। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि बीजेपी बहुत ही हल्के में ले रही है कांग्रेस को, लेकिन जो कांग्रेस की जो प्रत्याशी वो बहुत यहाँ पर मेहनत कर रही हैं। यहाँ पर जो कांग्रेस का जो पूरा संगठन है वो यहाँ पर मेहनत कर रहा है, और वो यहाँ पर शिकस्त देंगे मुख्यमंत्री को, ऐसा कहना है हरीश रावत का। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बात करें, जाहिर तौर पर टक्कर बहुत ज्यादा है, लेकिन मनोस्थिति की बात करना यहाँ पर बहुत जरूरी होगा विवेक। की अमूमन देखा जाता है कि जब भी कोई सिटिंग मुख्यमंत्री चुनाव लड़ता है तो जनता कहीं ना कहीं उसके फेवर में जाती है, और खास तौर पर तब जब ये पहला सेगमेंट हो, क्योंकि अभी सरकार को बने हुए लगभग 40 से 50 दिन ही हुए यहाँ पर हुए हैं, और पूरे 5 साल का कार्यकाल मुख्यमंत्री का होगा अगर वो चुनाव जीताते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोगों की जो मनोस्थिति है उसको भी समझना बहुत जरूरी है कि जनता आखिर चाहती है। अहम चीज होती है ये बात कि जब मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र होता है तो वहां पर न केवल विकास की गति अन्य क्षेत्रों से ज्यादा होती है, बल्कि एक प्लस पॉइंट भी देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं चंपावत की जनता भी इसी ओर मन बना रही होगी। बिल्कुल, देखिए जब भी चुनाव होता है तो निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि विकास की जो मुद्दे होते हैं वो सबसे सर्वोपरि होते हैं, चाहे वो चंपावत हो या कोई भी यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र आप ले लीजिए। और जिस तरीके से चंपावत की बात करें, नेपाल से लगती हुई सीमा है, तो सुरक्षा की दृष्टि से सड़क, यहाँ पर सड़कों के निर्माण को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, पलायन को लेकर, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो यहाँ पर मूल समस्या है इस क्षेत्र की, और यही वो समस्या है जिनको लेकर मुख्यमंत्री जनता के बीच जा रहे हैं। मुख्यमंत्री समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार काफी कुछ कर रही है, काफी प्रयास किए जा रहे हैं इन तमाम मूलभूत समस्याओं को निपटाने के लिए, और यही वो मुद्दे होंगे जो चुनाव में अहम होंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता अपना वोट 31 मई को देने जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिएगा हमारे साथ। एक और महत्वपूर्ण खबर से आपका अपडेट लेंगे। उत्तराखंड में मौसम विभाग का पूर्वानुमान सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि मौसम विभाग ने कल देर रात से उत्तराखंड के दरअसल न केवल अन्य क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ के अनुमान भी दिए थे। इससे गर्मी से लोगों को राहत भी मिली। मौसम के करवट लेते ही पारा लुढ़क गया, जिससे लोगों को राहत महसूस हुई। वहीं पहाड़ों में भी तेज बारिश से मौसम में काफ़ी गिरावट आई। पहाड़ों और मैदानों में हुई बारिश से जहां यात्रियों को दिक्कतें आ रही हैं, तो वहीं किसानों को खेती के लिए ये बारिश बेहद मुफीद मानी जा रही है। यानी वे किसानों के लिए ये बारिश बहुत ही अच्छी मानी जा रही है। हालांकि यात्रियों को ज़रूर इस बारिश से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर से हम रुख करते हैं, हमारे साथ प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश बेश लगातार बने हुए हैं। कैलाश, किसानों के लिए तो अच्छा है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वो रुद्रप्रयाग की हो, चारधाम यात्रा की हो, वो थोड़ी कष्ट में डालने वाली है, क्योंकि मौसम एकाएक बदल रहा है और दोपहर बाद जिस तरह से बारिश का सिलसिला जारी हो जाता है, तो इससे तापमान में जो बदलाव आ रहा है बहुत ज्यादा दिक्कत है यात्रियों को। जी, जानकारी चाहूंगा आपसे। बिल्कुल विवेक, देखिए अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान अपना लगाया था 21 और 22 मई को कि जो 5 पहाड़ी जिले थे, उन 5 पहाड़ी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया था, जहां पर हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन अगले 2 दिन का जो अलर्ट था वो था ऑरेंज अलर्ट, यानी तेज बारिश होनी थी, ओलावृष्टि होनी थी। जो और ऊंचे जो क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी की भी संकेत यहाँ पर दिए गए थे मौसम विभाग की ओर से। और जिस तरीके से कल देर रात से ये बारिश लगभग पूरे उत्तराखंड में हो रही है। मैदानी क्षेत्रों की मैं बात करूं तो इस वक्त मौजूदा समय में भी हवा बहुत तेज चल रही है, और
मौसम इस वक्त काफी यहाँ पर अनुकूल यहाँ पर है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरीके से बात करें, खासतौर पर केदारनाथ यात्रा और जो अन्य धामों में जो यात्रा चल रही है, दोपहर बाद अगर केदारनाथ की बात करें, रुद्रप्रयाग जिले की बात करें, तो 1:30 बजे के बाद अमूमन वहां पर बारिश होती है। और जो ऊंचे हिमालय जो क्षेत्र है वहां पर कल हिमपात भी हुआ है, तो जाहिर तौर पर जो यात्री है उनके लिए यहाँ पर ज्यादा दिक्कतें पैदा हो रही हैं। जो प्रशासन है, प्रशासन अलर्ट जारी कर रहा है, यहाँ पर कानवाई में यहाँ पर लोगों को भेजा जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए। उसके अलावा बात करें कि जो संकरा रास्ता है केदारनाथ का, उसके चलते कई जगह पर लैंडस्लाइड्स होने की संभावनाएं हो जाती हैं, जिसके चलते कई बार दुर्घटना हो जाती है। तो इसलिए प्रशासन भी पूरी यहाँ पर अलर्टनेस बरत रहा है, यहाँ पर किसी तरह की कोई कोताही ना हो, इसको लेकर लगातार अलर्टनेस जारी है। जिला प्रशासन द्वारा लगातार ये कहा गया है कर्मचारियों को, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों को, कि लोगों को हर हाल में रेस्क्यू किया जाए, लोगों को हर हाल में बचाया जाए। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि मौसम से कहीं ना कहीं फायदा है। उसके अलावा मैं एक अपडेट और देना चाहूंगा आपको कि हरिद्वार जिले में आज एक मौत हुई है तेज बारिश से। सुबह एक युवक जब बाइक से जा रहा था तो अचानक एक पेड़ उस पर गिर पड़ा, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत यहां पर हो गई। तो कहीं ना कहीं राहत जरूर है। जैसे कि अगर किसानों की भी जिक्र आपने किया, तो जाहिर तौर पर किसानों के लिए भी राहत है, क्योंकि काफी लंबे समय से लोग भीषण गर्मी से परेशान थे। खेतों की जो नमी थी वो सूख गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से तेज बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं पानी की पूर्ति यहाँ पर जरूर खेतों में हुई है, किसानों को थोड़ी राहत जरूर यहाँ पर मिली है। और जिस तरीके से अगर बात करें यहाँ पर जो आफत की, तो आफत खासतौर पर उन इलाकों में, उन पहाड़ी इलाकों में जहां पर इस वक्त यात्री ज्यादा हैं, जहां पर इस वक्त लोग ज्यादा हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। कैलाश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। चंपावत उपचुनाव में भाजपा के प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। प्रचार में उतरे मंत्री और विधायक चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रिकॉर्ड जीत का दावा कर रहे हैं। चंपावत पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के अनुसार सीएम धामी उनके पिता यानी विजय बहुगुणा की 39,000 मतों से बनी जीत का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि चंपावत की जनता की नजरें सिर्फ धामी और कमल के फूल पर हैं, चुनाव तो मात्र औपचारिकता है। तो वहीं बनबसा में प्रचार का मोर्चा संभाले हुए पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भी मुख्यमंत्री की रिकॉर्ड तोड़ जीत का दावा किया। समाज के हर वर्ग का समर्थन पुष्कर सिंह धामी जी को मिल रहा है। और जो हम कह रहे थे कि हम 39,000 के मार्जिन को 40,000, लेकिन जो मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक जाने वाला है। परसों ही हमने एक सम्मेलन के लिए यहाँ के लोगों से निवेदन किया था। आज करीब 1200 से करीब अधिक महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। कल मैं चंपावत में था, वहाँ छोटी सी जगह में 800 से अधिक महिलाएं वहाँ पर उपस्थित थी। इस बात का संकेत है कि यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि पुष्कर सिंह धामी यहाँ से विधायक होंगे, इस क्षेत्र का विकास होगा, चंपावत का विकास होगा। ऐसा दृश्य मुझे यहाँ पर दिखाई। चंपावत की जनता से यही निवेदन कर रहे हैं कि 31 तारीख को भारी मतों से माननीय मुख्यमंत्री विधायक बाहर निकले, वोट करें, चंपावत के विकास के लिए वोट करें और भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री का सपोर्ट करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि चंपावत में एक तरफा माहौल है। बहुत जगहों पे हम गए हैं, हर वर्ग से मिले हैं, हर समाज के व्यक्ति से मिले हैं। जोश है माननीय मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर, और यहाँ की जनता जो है वो समझ चुकी है कि चंपावत का अगर विकास होना है तो इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा चंपावत की जनता को। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय पिताजी का रिकॉर्ड जरूर टूटेगा। तो सौरभ बहुगुणा कह रहे हैं कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा जनता को, जनता मन बना चुकी है। हमारे साथ प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट लगातार बने हुए हैं। कैलाश, बीजेपी कह रही है ये तो केवल औपचारिकता है और ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए विवेक, जाहिर तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर तीन कैबिनेट खासतौर पर मंत्रियों की मैं बात करूंगा, रेखा आर्य हैं, गणेश जोशी हैं और सौरभ बहुगुणा है, जिनकी लगातार ड्यूटी वहां पर लगी है। कई क्षेत्रों का वो दौरा कर चुके हैं, कई कार्यक्रमों में वो शिरकत कर चुके हैं, लगातार जनसंपर्क में, और पिछले काफी दिनों से वहीं पर वो डटे हुए हैं। वहीं से वो अपने विभागों के कामकाज भी देख रहे हैं, चाहे वो वीडियो मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है, अपने विभागों की समीक्षा की जा रही है। और जहां तक सौरभ बहुगुणा ने, आपने सुना होगा, सौरभ बहुगुणा का साफ तौर पर कहना था, क्योंकि जब उनके पिता मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने भी उपचुनाव लड़ा था सितारगंज से, और
39,000 से ज्यादा मतों से उन्होंने जीत हासिल की थी। उस जीत के गवाह हम भी थे और खुद सौरभ बोगड़ा भी थे, क्योंकि सौरभ बोगड़ा उस वक्त मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, मंत्री नहीं थे, ना वो विधायक थे। और अब उन्होंने उसी मंजर को दोहराया है, क्योंकि ये क्षेत्र लगभग मिलते जुलते हैं। चंपावत की बात करें, खटीमा, सितारगंज, ये सभी क्षेत्र उधम सिंह नगर जिले से मिलते जुलते हैं। और जिस तरीके से उस मंजर की बात करें तो जाहिर तौर पर फिर वही बात सामने आती है कि मनोस्थिति लोगों की यही है कि जब भी कोई सिटिंग मुख्यमंत्री जीतता है तो एक बहुत बड़ा तबका उस ओर की ओर अग्रसर रहता है कि मुख्यमंत्री को जिताए, क्योंकि जो एजेंडा होता है, एजेंडा विकास का होता है। लेकिन जीत किसकी होगी ये तो आने वाला वक्त ही तय यहां पर करेगा। लेकिन जहां तक सवाल यहां पर दावों का है, दावे पुख्ता हैं, दोनों ही दलों की, कांग्रेस के दावे पुख्ता हैं, बीजेपी के दावे पुख्ता हैं। लेकिन यहां पर जिस तरीके से लगातार मंत्री सक्रिय हैं, संगठन के बड़े बड़े नेता जो बीजेपी के वो सक्रिय हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पलड़ा इस वक्त बीजेपी का भारी नजर आ रहा है, क्योंकि यहां से जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी कोई हल्का नहीं है, प्रत्याशी खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री। बिल्कुल, ये बहुत क्लियर कर दिया आपने। इस लाइन में सब कुछ क्लियर है। प्रत्याशी निश्चित तौर पर जब प्रदेश के मुख्यमंत्री हो तो कांग्रेस को कितना जोर लगाना होगा, ये कहने वाली बात से ज्यादा समझने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरह से कांग्रेस जरूर कह रही है चंपावत को हम खटीमा बनाएंगे, लेकिन चंपावत को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आशान्वित नजर आ रही है और इसे मात्र औपचारिकता कह रही है और कह रही कि चंपावत की जनता ने पहले से मन बना लिया है सीएम धामी को चुनने का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र ने विश्व जैव विविधता दिवस पर संरक्षित प्रजातियों पर आधारित अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। उत्तराखंड में बायोडायवर्सिटी रिसर्च के 6 केंद्र हैं, जिनमें हल्द्वानी, नैनीताल, रानीखेत, पिथौरागढ़, गोपेश्वर और देहरादून है। साल 2021-22 में इन केंद्रों में एक्स सीटू और इन सीटू संरक्षण के उपायों के माध्यम से 1943 प्रजातियों को संरक्षित किया गया, जबकि पिछले साल यहां संरक्षित प्रजातियों की कुल संख्या 1576 थी। निश्चित तौर पर यह हम सभी लोगों के लिए बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि साल दर साल कई औषधीय गुणों और स्थानीय प्रजातियां विलुप्त होती चली जा रही हैं। अनुसंधान संस्थान के डीएफओ कुंदन कुमार ने बताया कि जैविक दबाव, जलवायु परिवर्तन और साथ ही जनसंख्या में हो रही लगातार वृद्धि के कारण इन प्रजातियों पर संकट बना हुआ है। वहीं इस मौके पर वन अनुसंधान संस्थान केंद्र हल्द्वानी में 2 किताबों का विमोचन भी किया गया। इस दौरान उत्तराखंड जैव विविधता के जड़ी बूटियों सहित 104 प्रतीकों को संरक्षित कर रखने का प्रयास किया गया। सर, आज विश्व जैव विविधता दिवस है। इसके लिए वन अनुसंधान केंद्र के द्वारा हमें आमंत्रित किया गया था कि आप लोग हमारे क्षेत्र में आइए और यहाँ एक पेंटिंग प्रतियोगिता भी होगी, उसमें प्रतिभाग करिए। उसके लिए हम यहाँ पर हमारे महाविद्यालय इंदिरा प्रियदर्शनी महिला वाणिज्य महाविद्यालय के द्वारा आए हुए हैं। जैव विविधता संरक्षण के दौरान हम महिला महाविद्यालय से 28 छात्राओं के साथ और 6 जो शोध छात्राएँ हैं वो यहाँ आई हुई हैं, जिसमें हमें सर के द्वारा जैव विविधता के संरक्षण के बारे में बताया गया और अलग अलग प्रकार की पादप जातियों के बारे में और जीव जंतुओं के बारे में जानकारी दी गई। अभी इसी थीम पर, जैव विविधता संरक्षण थीम पर ही एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें कि सभी पीजी जो गर्ल्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, ताकि लोगों को इसके संदर्भ में जानकारी मिल सके और बायो जो डाइवर्सिटी है उसके संरक्षण का मैसेज मिल सके। कि आज विश्व जैव विविधता दिवस है। इस साल की जो जैव विविधता की जो थीम है वो जो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, विलुप्त प्रजातियां हैं, उनको संरक्षण करने की बात कही गई है। तो हमने इसी कड़ी में आज यहाँ पे महिला डिग्री कॉलेज की छात्राओं को बुलाया है जो पेंटिंग कर रही हैं जैव विविधता के परिप्रेक्ष्य में। दूसरा, हमारा एक जो जैव विविधता की हमने 101 आइकन्स की एक संग्रहणिका बनाई गई है, उसका उद्घाटन अभी हमारे प्रभागी वनाधिकारी महोदय द्वारा किया जाए। जनपद उधम सिंह नगर के नानक मत्ता थाना पुलिस ने युवती का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नानक मत्ता पुलिस ने युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में संदीप उर्फ सैंडी को गिरफ्तार किया है। नानक मत्ता थाना अध्यक्ष ने बताया कि दोनों आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर नेशनल हाईवे से नौगजा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने यह भी बताया कि दोनों आरोपी युवती को उसके घर के बाहर से अपहरण कर जंगल ले गए थे, जहां उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद पीड़िता को ग्राम सभा नगला चौराहे पर छोड़ दिया था। थाने में एक सूचना आई थी कि लड़की के साथ 2 लड़कों ने गैंगरेप किया है। इस पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया और तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक वरिष्ठ पुलिस एक टीम का गठन किया गया है। इसमें मुख्य बात यह है कि जो पीड़िता है उसका एक मित्र है भास्कर राणा। तो ये भास्कर राणा जो है ये खटीमा का रहने वाला है और इन अभियुक्तों ने भास्कर राणा बन के ही इसको फोन किया और उसको झांसी में लेकर बुलाया। केदारनाथ धाम में 2 तीर्थयात्रियों की मौत होने की खबर सामने आई है। पैदल चढ़ाई के दौरान यहां पर यात्री पहुंच रहे हैं, जिन्हें काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। धाम में हर दिन दोपहर बाद मौसम खराब हो जाता है और कपकपाती ठंड में श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। सही समय पर इलाज नहीं मिलने से उनकी मौत हो रही है। अब तक केदारनाथ यात्रा के दौरान 28 यात्रियों की मौत हो चुकी है और ये सिलसिला थम नहीं रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीके शुक्ला ने बताया कि तीर्थयात्रियों को सलाह देने के बाद भी वे मानने को तैयार नहीं हैं, जिस कारण उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने बताया कि धाम में ठंड का प्रकोप बहुत ज़्यादा है और आए दिन दोपहर बाद मौसम खराब होने के कारण ठंड बढ़ जाती है। सुबह के समय तीर्थयात्री गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए निकलते हैं और दोपहर बाद पहुंचते हैं। ऐसे में गौरीकुंड का मौसम और केदारनाथ का मौसम अलग अलग होने से तीर्थयात्रियों को दिक्कतें हो जाती हैं। उन्होंने बताया कि रविवार को 1520 श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार कराया गया। राजस्थान के जोधपुर में हनी ट्रैप के आरोप का शिकार हुए आर्मी जवान की गिरफ्तारी के बाद से उनके घर में माहौल सुनसान पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि राजस्थान में इंटेलिजेंस को एक आर्मी जवान के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लगातार संपर्क में होने की सूचना मिल रही थी, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाओं को लीक कर रहा था। इसलिए आर्मी जवान गिरफ्तार किया गया। बेटे की गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद प्रदीप के बुजुर्ग माता पिता सदमे में हैं। और फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।